तो खबर इंडिया वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के जालौन चौराहे पर एक लड़की को गोली मार दी गई। गोली लगने से घायल लड़की को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने लड़की को मिनी पीजीआई सैफई रेफर कर दिया और परिजनों से बात की जा रही। लड़की को क्यों गोली मारी गई, परिजन की तहरीर पर जानकारी प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीम में आरोपी को पकड़ने के लिए लगा दी गई है और शीघ्र ही मामले का खुलासा भी संभवतः हो जाएगा। तो परिजन की तहरीर जनपद औरैया में एक 19 वर्षीय लड़की को उसके जानने वाले रामजी सोनी द्वारा जालौन चौराहे पर लगभग 8:30 बजे गोली मारी गई है। तत्काल मौके पर जिला अस्पताल लाया गया, जहां बेहतर उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। परिजनों से वार्ता कर कारणों की जांच की जा रही है। किन कारणों से उसे गोली मारी गई और शीघ्र कार्रवाई की जाए। लड़की अभी यहाँ डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए सैफई भेजा है। यद्यप अभी कंडीशन उसकी स्टेबल है और वहाँ पहुँचने के बाद ही स्थिति क्लियर पता चल पाएगी। कोतवाली थाना अंतर्गत जनपद औरैया में एक 19 वर्षीय लड़की को तो परिजन की तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ औरैया से लाइव जुड़ गए हैं। दीपांशु, क्या कुछ पूरा मामला है, लड़की को गोली क्यों मारी गई, इसको लेकर, इस पूरी घटना को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, जालौन चौराहे पर लड़की को एक युवक ने सीने में गोली मार दी। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि अभी परिजनों ने तहरीर दी है, जिसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर गोली क्यों मारी उसने। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा 3 टीमें गठित की गई है। अभी युवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। युवक के घर के बाहर पुलिस मौके पर मौजूद है। अभी लड़की की जो है हालत गंभीर है। तो ये लड़की को गोली क्यों मारी गई, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लड़की की हालत कैसी है और अभी उसको कहां रेफर किया गया? उसको सैफई पीजीआई के लिए रेफर किया गया। लड़की की हालत अभी चिंताजनक बनी हुई थी। अभी युवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ युवक। तो ये कितने बजे की घटना है और कहां पर ये घटना हुई? देर रात्रि 8:30 बजे जालौन चौराहे पर स्थित ये घटना हुई। और परिजनों की क्या कुछ तहरीर है, परिजनों की कुछ शिकायत, किसी को कोई नाम जो परिजन को लगता हो कि वो कर सकता है इस तरीके से? देखिए शिवम जी, जो युवक है जिसने गोली मारी है वो युवक लड़की का जानने वाला है। परिजनों ने तहरीर दी हुई है। अभी जो है लड़की की हालत गंभीर है, इसलिए परिजन जो है उसके इलाज के दौरान वो पीजीआई में है। तो अभी परिजनों ने इस पर कोई स्पष्ट नहीं बताया है कि आखिर मामला क्या था और आगे क्या होगा। अभी तो कार्रवाई युवक को गिरफ्तार किया जाए तभी आगे स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर क्या मामला था। और इसमें पुलिस का क्या कुछ कहना है दीपांशु? अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा का कहना है कि गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जैसे ही युवक गिरफ्तार होता है, अभी उसने जो गिरफ्तार किया गया, अभी युवक को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जब गिरफ्तार हो जाएगा तभी कुछ स्पष्ट हो सकेगा। ठीक है दीपांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सूरजपुर में हिंसक घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। राजीव भवन जगदलपुर में पीसीसी चीफ ने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये क्या हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। लगने लगा है कि शांति का टापू कहे जाने वाले हमारे प्रदेश से कानून नाम की चीज समाप्त हो चुकी है। उन्होंने लोगों से शांति की अपील भी की। बघेल के बयान पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि आरोपी की तस्वीर कांग्रेस नेताओं के साथ है, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं। दीपक बैज ने सूरजपुर घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही बैज ने सीएम साय से गृहमंत्री विजय शर्मा को बर्खास्त करने की भी मांग की है। तो गला रेत दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से
क्या कसूर था नवाज रेड्डी की 300 बेटों का? लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, थोड़े बहुत भी छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए मुख्यमंत्री और तमाम सरकार के मंत्रीगण, इंसानियत है कि नहीं? जो लगातार निर्दोषों को हत्या हो रही है, छत्तीसगढ़ की जनमानस सुरक्षित नहीं है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आखिर सरकार इतनी निकम्मी क्यों है, इतनी बेबस क्यों है? अपने दोष छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है। क्या सरकार और पुलिस प्रशासन कांग्रेसी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बनी हुई है क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, कब रुकेगा अपराध? कौन रोकेगा अपराध? तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ ये पूरा मामला है और ये इस पूरे मामले का राजनीतिकरण क्यों हो रहा है, विस्तार से बताइए। हम आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का जिला है सूरजपुर। सूरजपुर में एक अपराधी कहा जा सकता है, उसको पकड़ने के लिए जो है पुलिस गई थी उसको गिरफ्तार करने, और उसको उसके घर पहुंची थी तो वहां पर वो अपराधी नहीं मिला, जिसको इसके बाद अपराधी को जानकारी हो गई कि कांस्टेबल जो है वो उसके घर गया था। तो इसकी इतनी जरूरत देखिए अपराधी से, और ये अब कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ये निश्चित रूप से अब ये सामान्य की बात हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आए दिन जो है घटनाएं हो रही हैं। तो आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 2 घटना घटी है, वो बहुत ही दर्द विदारक घटना कहा जा सकता है कि कांस्टेबल के पत्नी और बच्चे को धारदार हथियार तलवार से जो है उसकी हत्या कर दी गई, और घर से 5 किलोमीटर दूर जो है नाले के पास जो है उसकी नग्न अवस्था में लाश बरामद हुई। उसके बाद इतना ही नहीं, उस अपराधी की हौसला इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसने जो है कांस्टेबल के ऊपर जो है खौलता तेल डाल दिया। तो ये बड़ी बात सामने निकल के रही। पुलिस वाले जब छत्तीसगढ़ में सुरक्षित नहीं, इसी बात को लेकर विपक्ष अब कानून व्यवस्था को लेकर आक्रामक हो चुकी है। नहीं तो मनोज, अगर इस तरीके की घटनाएं घटेंगी और खौलता तेल डाल दिया जाएगा, कहीं पर मनमानी तरीके से किसी को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पर, प्रशासन पर, कानून पर सवाल तो खड़े होंगे। तो अगर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, या आम जनता का हक होता है ये सवाल करना, अगर सवाल उठा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभालने में फेल हो रही है छत्तीसगढ़ की? सीधा सा सवाल। सीएम जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, विगत 2 महीने 3 महीने के अंदर जो है 3 बड़ी घटनाएं हुई। कवर्धा कांड की घटना हुई, उसके बाद बलौदा बाजार में इस घटना हुई, उसके बाद ये तीसरी घटना है सूरजपुर की घटना, जो बहुत ही दर्द विदारक घटना कही जा सकती है। और इसमें आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से जो बौखलाई भीड़ ने एसडीएम को दौड़ाकर पीटा है, और जो है जो अपराधी था उसके घर में आग लगा दी, उसके गोदाम में पब्लिक ने आग लगा दिया, जो वहाँ सामने गोदाम के बाहर गाड़ियां खड़ी थी उसको आग के हवाले कर दिए। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता कितनी नाराज है। इसी बात को लेकर जब एक सूरजपुर की घटना में आप देख लीजिए कि पुलिस वाला सुरक्षित नहीं, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में आम जनता का क्या हाल होगा, ये आप और पूरी जनता आप समझ चुकी है। तो ऐसे में विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को लेकर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर जो है अब हाथ से निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। आए दिन घटनाएं छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है। जी ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सूरजपुर में जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और 15 साल की बेटी की हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव घर से 5 किलोमीटर दूर खेत में मिले। यह खबर फैलते ही शहर में आक्रोश फूट पड़ा और सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर भीड़ ने हत्या के आरोपी कुलदीप साहू के यहां धावा बोल दिया और घर में आग लगा दी। साथ ही गोदाम के बाहर खड़े वाहनों को भी जला दिया।
इस दौरान मौके पर पहुंचे एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर आग बुझवाने की कोशिश की तो भीड़ ने उन्हें पीट दिया। भीड़ का गुस्सा देख पुलिस ने एसडीएम को बचाकर गाड़ी में बैठाकर दफ्तर भिजवाया। तनाव के बाद नगर में फोर्स तैनात कर दी गई। इसके बाद शाम को सरगुजा आईजी अंकित गर्ग सूरजपुर पहुंच गए और उनके नेतृत्व में पुलिस ने मार्च निकाला। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष 4 टीमें बना दी गई। आपको बता दें कि जून से लेकर अब तक की 3 बड़ी घटना घट चुकी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से ये सूरजपुर बदलापुर का मामला हो गया है, कांस्टेबल की पत्नी और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई, ये मामला तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ये तो लगातार पूरा उग्र होता जा रहा है, क्योंकि भीड़ जिस तरीके से घर में घुस रही है, पूरे गोदाम को जला रही है, अधिकारियों को मार रही है, ये मामला तो बढ़ता जा रहा है। ये प्रदेश के लिए तो एक चुनौती हो गई है। जी जी, निश्चित रूप से शिवम, जिस प्रकार से सूरजपुर की घटना सामने देखने को मिली है, क्योंकि जो भी इसको सुन रहा है वो कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठा रहा है और निश्चित रूप से बात भी सही मानी जा सकती है। जिस प्रकार से एक पुलिस के पत्नी को और बच्चे को, मासूम बच्चा था, उसकी क्या गलती थी, उसको जो है तलवार से काट दिया गया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, पत्नी की हत्या कर दी गई और पुलिस वाले, इतना ही नहीं, पुलिस वाले के ऊपर खौलता तेल डाल दिया गया। तो ऐसे में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अपराधी अब बेलगाम देखने को मिल रहे हैं। और आपको बता दूं, उसका पुराना इतिहास भी रहा है। करीब 20 मामलों से ज्यादा गंभीर मामलों में उसके नाम FIR दर्ज है, आपराधिक मामले उसके ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे में और उसको जिला बदर भी किया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान। इसके बावजूद उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि एक पुलिसकर्मी के ऊपर खौलता तेल डाल दे रहा है, उसकी पत्नी की हत्या कर दे रहा है, मासूम बच्चे की हत्या तलवार से कर दे रहा है, घर में जाकर खुलेआम जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जिससे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ पर अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। कहीं न कहीं सरकार जो है कानून व्यवस्था को लेकर फेलियर नजर आने लगी है। तो ऐसा कहना है आम लोगों का, आम जनता का। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, विपक्ष भी लगातार, जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनी है, विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार को आड़े हाथे ले रहा है। जी मनोज, इन 3 घटनाओं का जो हम जिक्र कर रहे हैं, खासतौर ये सूरजपुर वाला मामला, सवाल ये है कि ये जो अपराधी हैं या आरोपी हैं, ये जो फरार चल रहे हैं, इनमें से किसी भी एक मामले के अपराधी या आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं? खास करके ये सूरजपुर वाला मामला, इसमें क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? इसकी पुलिस में क्या कुछ कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा? शिवम, आपको बता दूं, सूरजपुर घटना के मामले में पुलिस द्वारा 4 टीमें बनाई गई हैं, विशेष टीमें बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ अपर भी खाली है। कहीं न कहीं निश्चित रूप से अब इससे पूरी तरह से राजनीति छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इसको देखने वाली बात होगी कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। इस प्रकार से जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया है, इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा जनता को, यहाँ की समस्त जनता, राजधानी की जनता की तरफ से दबी जबान से बातें निकलकर सामने आ रही कि अब लगातार छत्तीसगढ़ में आए दिन डेली सुबह सो के आदमी उठता है तो उसको आए दिन कुछ न कुछ घटना सुनने को मिलती है। तो अब ये छत्तीसगढ़ के लिए कानून व्यवस्था अब जनता के दिमाग में, विपक्ष की बात न करके जनता के दिमाग में ये बातें बैठती जा रही हैं कि छत्तीसगढ़ में अब कोई सुरक्षित नहीं रह गया है। आए दिन घटनाएं, तमाम किस्म की घटनाएं होती जा रही है। मनोज, अगर इन अपराधियों की या आरोपियों की अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, मेरा 2 सवाल है, क्या इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, या दूसरा ये कहें कि पुलिस इन्हें कोशिश तो कर रही है लेकिन ये पुलिस से 4 कदम आगे है, इस वजह से पुलिस परेशान चल रही है और गिरफ्तारी नहीं हो रही है? मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री का बयान सामने आया है कि ये राजनीतिक लोगों के साथ उसकी फोटो है। तो ये गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी की तरफ से बयान आया है, लेकिन निश्चित रूप से वही देखा जाए तो राजनीतिक लोगों के संरक्षण की बात जो सामने निकल कर आ रही, तो कहीं न कहीं उसको कांग्रेस का नेता या सीआई का नेता बताया जा रहा है। लेकिन वो, आपको ये भी बता दूं कि वो कुलदीप नाम का जो आरोपी है वो कबाड़ी का काम करता था। ऐसे में एक कबाड़ी की इतनी जरूरत हो जाती है कि एक पुलिसकर्मी के परिवार की हत्या कर देता है, पुलिसकर्मी के ऊपर खौलता तेल डाल देता है। ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ प्रशासन के लिए बहुत बड़ी ये इसको कहा जा सकता है कि उसके लिए चुनौती बन चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर लॉ एंड ऑर्डर
छत्तीसगढ़ को खुली चुनौती कुलदीप नामक आरोपी द्वारा दिया गया है। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा होने पर किसने क्या कुछ कहा, आइए एक बार सुनवाते हैं आपको। है कि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ और लोकतंत्र का गला घोटा गया, और झारखंड और महाराष्ट्र में न हो, ये हम अपेक्षा करते हैं कि तैयार तो हम हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, क्योंकि हम जनहित के काम करते हैं। हमारा जो कमिटमेंट होता है वो धरातल पर उतरता है। जन सेवा के माध्यम से राजनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको मिलेगा झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार में। तो उसके माध्यम से हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जब चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है तो वो क्यों कटघरे में खड़ा होता है। जब हमने बार बार कहा कि ड्यू डेट हमारा 6 जनवरी है, तो उससे पहले आप कराइए। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था, तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया? तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं तो हमें यह लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब जो लोग 2100 देने की बात कर रहे थे, मां बहनों को जब 2500 रुपए देने की बात हो गई। तो वहीं बहराइच में बवाल के बाद अलर्ट और मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो पीड़ित परिजन है वो मिलेंगे। तो बहराइच में बवाल के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ और इसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद बहराइच में हिंसा, आगजनी, बवाल और इसके बाद प्रशासन पर 100 सवाल खड़े होने लगे। वहां पहुंच करके हमको मांगे जो हुए हैं कि हम उससे मुलाकात कर दे, अपनी दाद फरियाद कर दे। उनका तकलीफ है, हमारा लड़का मारा गया है, उसके विषय में हाल कुछ समझ में आई तो हम कहा हत्यारे के लिए दंडित किया जाए। समझो, मारा जाए जिसमें हमारा लड़का मारा गया है, तो मेरे भाव मारा जाए। कौनी ने तरफ का हमारा लड़का मारा तो कौनी ने तबियत का के इसमें जब गोली लगी हुई है, जब बारम्बार का पूछ परेशान, हम बहुत परेशान हैं। समझो, हम कहा कही दी इसके विषय में कथा ज्यादा ज्यादा हमारे आत्मा के अंदर दुख है। बोलो, ये काम चीज दिखाई ना सके आत्मा अपना, बोलो वो कहा कही दी। और उनके सामने पांच जन को हमें दिमाग में दिमाग बात सही नहीं सही, बहुत परेशान है। समझो, दिन रात रो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। रमन, इस बहराइच में इस पूरे बवाल के बाद वहां की क्या कुछ स्थिति, प्रशासन वहां पर अलर्ट और जो ये पीड़ित परिजन है ये मुख्यमंत्री से आज मिलने की बात कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी की अपडेट आपको पास इस पूरी घटना को लेकर? शिवम, परसों रात और कल की हिंसा के बाद में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर बहराइच में की स्थिति को कंट्रोल कर लिया। वहां पर लगातार गश्त चल रही है और इसी दौरान जो मृतक रामगोपाल मिश्रा
के जो परिजन हैं, उसकी पत्नी और उनके माता पिता वहां के क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं। 10 मिनट हो चुका है मुलाकात करने, परिजन गए हैं। वो कुछ ही देर में वह मुख्यमंत्री से मिलने के बाद में बाहर आएंगे और हो सकता अब परिजनों और मुख्यमंत्री के बीच में क्या बातचीत हुई, जब ये बाहर आएंगे तो कुछ जो तस्वीर होगी वो साफ होगी, क्योंकि अंतिम संस्कार से पहले कई ऐसी मांगे परिजनों ने की थी जिसको लेकर प्रशासन और परिजनों में बात नहीं बन पा रही थी। क्या कुछ परिजनों की मांग है रमन? परिजनों की मांग कई सारी हैं। आरोपियों को तुरंत सजा, उनको जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई है, ऐसे में जो भी आरोपी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, आर्थिक सहायता मिले और नौकरी दी जाए, ऐसी कई मांगे हैं परिजनों की। हालांकि जो वहाँ के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह हैं वो अभी लेकर सीधा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के पास में, और वहां पर मुख्यमंत्री और परिजनों के बीच में क्या बात होती है, भाजपा विधायक क्या पैरवी करते हैं, ये सब अभी जब परिजन बाहर कुछ ही देर में निकलने वाले हैं तो जो चीजें हैं वो सामने आएंगी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने परिजनों से क्या कुछ वादा किया और क्या कुछ आश्वासन दिया है। ठीक है रमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।